हेलो फ्रेंड्स, दैट वन फिजिक्स क्वेश्चन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन को, जो कि आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उसे हम दोबारा और नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इट्स रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल। आपने जैसा पहले भी पढ़ा होगा कि अगर कोई एक प्रोजेक्टाइल है, कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, और किसी पार्टिकल को यहाँ से अगर मैं u स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूँ और एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये पार्टिकल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए वापस ग्राउंड में पहुंचता है। तो रेंज इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये मेरे लिए रेंज होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होगा कि ये पार्टिकल कितनी देर तक हवा में एग्जिस्ट किया। तो चलिए हम लोग एक नए तरीके से इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल तरीका तो आप सभी लोगों को पता होगा, न्यू मेथड, and this method is actually a vector method. अब ये वेक्टर मेथड क्या है देखते हैं जरा। वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू u प्लस at वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। ये दोनों ही इक्वेशन मुझे वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं, और ये कुछ रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b के इक्वेशन से रिजेंबल करता है। यहाँ पे जैसा मुझे पता है कि एक्सेलरेशन जो भी होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एंड u दोनों ही केसेस में इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द पार्टिकल होगा। अब कैसे रिजेंबल कर रहा है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b दे रखा है, और अगर मुझसे कहा है कि सपोज दिस इज अ वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, और इन दोनों ही वेक्टर a और b का मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करते थे? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के मेथड के अकॉर्डिंगली हम इन्हें कुछ इस तरह से अरेंज करते थे। टेल को हेड से ज्वाइन किया करते थे, एंड हमें इस तरह से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाया करता था, और इसी को हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b कहा करते थे। और इस रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू हम ट्राइंगल का यूज करते हुए या फॉर्मूले के बेसिस पे इसे हम कैलकुलेट कर लिया करते थे। तो इन दोनों इक्वेशन में u या ut मेरे लिए वेक्टर a की तरह बिहेव कर रहा है, और वेक्टर at या हाफ at स्क्वायर मेरे लिए वेक्टर b की तरह बिहेव कर रहा है। जैसा पहले इक्वेशन की अगर बात करते हैं, तो इनिशियल वेक्टर a यानी u एक कांस्टेंट वेक्टर है, फिक्स वेक्टर है जो चेंज नहीं हो रहा है, बट at वेक्टर टाइम के साथ साथ लगातार वेरी कर रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u और at को ड्रॉ करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u और at को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज कर लिया कि किसी पार्टिकल को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u। तो ये वेक्टर u वेक्टर मेरा कांस्टेंट होगा, और अगर मैं at वेक्टर की बात करूंगा तो जो वेक्टर एक्सेलरेशन a है वो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी या इंक्रीज होती जाएगी, इस at वेक्टर की वैल्यू या हाफ at स्क्वायर वेक्टर की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जाएगी। अगर मैं कहता हूं एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की अगर बात की जाएगी, तो वेक्टर at विल बी अ वेक्टर g इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड में बात करूंगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर मैं बात करूंगा, तो यही at वेक्टर मेरे लिए 2g वेक्टर के बराबर हो जाएगा।
that will be having the double the length of g वेक्टर। यानी जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इस et वेक्टर की जो लेंथ होगी वो लगातार चेंज होती जाएगी। अब अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ, u वेक्टर मेरे लिए कांस्टेंट बना हुआ है, बट अगर मैं सेकेंड वाले डायग्राम की बात करता हूँ तो ut वेक्टर यहाँ पे टाइम की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी, ut वेक्टर की लेंथ भी चेंज होती जाएगी। आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम कहते हैं अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s इज इक्वल टू ut वेक्टर प्लस हाफ a t स्क्वायर वेक्टर है। मैं जैसे कि रेंज के बारे में बता रहा था, तो रेंज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए यूज होता है। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूं, ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अगर करता है तो ग्राउंड के इनिशियल पॉइंट से ग्राउंड के फाइनल पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को हम रेंज से डिनोट कर रहे हैं। यही मेरे लिए रेंज होगा। यानी किसी भी हाल में जो रेंज होगा वो इस डायग्राम के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब भी होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो एक काम करते हैं, हम इनिशियली यूटी वेक्टर ड्रॉ करते हैं, हाफ एटी स्क्वायर वेक्टर ड्रॉ करते हैं और इसके बाद रेंज को ड्रॉ करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि रेंज हॉरिजॉन्टल होगा तो मैं उसे हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करूंगा। मैं कहूंगा इनिशियल वेक्टर यूटी कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा और हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना रहा होगा। यही मेरे लिए यूटी वेक्टर होगा। हाफ एटी स्क्वायर वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। हाफ ए टी स्क्वायर वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एग्जिस्ट कर रहा होगा। एंड हॉरिजॉन्टल वेक्टर विल बी माय रिजल्टेंट रेंज वेक्टर आर। और ये तीनों वेक्टर्स मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। मुझे रेंज की वैल्यू की बात करनी है तो मैं लैमीज थ्योरम लगा सकता हूं या मैं साइन रूल भी अप्लाई कर सकता हूं। साइन रूल में हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें ये कॉर्नर A है और दिस कॉर्नर इज B एंड दिस कॉर्नर इज C, तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल वी कैन से लेंथ BC over sine of A must be equal to AC over sine of B is equal to AB over sine of C। ये हमेशा इक्वल होंगे। दिस इज साइन रूल। यानी लेंथ और उसके सामने वाले एंगल का साइन की वैल्यू का रेशियो, लेंथ और उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो, लेंथ और उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो, ये तीनों चीजें हमेशा सेम रहेंगी। यहाँ पे एंगल्स की अगर बात करते हैं तो हम कहेंगे दिस एंगल इज ऑलरेडी गिवन एज थीटा, दिस एंगल इज 90 बिकॉज हाफ एटी स्क्वायर वेक्टर इज वर्टिकल एंड रेंज वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल। द थर्ड एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। दिस एंगल इज 90। हम लोग लिख सकते हैं फॉर आर, magnitude of r divided by sine of 90 minus theta will be equal to ut over sine over 90 is equal to half gt square over sine of theta। जैसा कि मुझे पता है कि जब पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे एग्जिस्ट पहुंच रहा होगा उस वक्त जो टाइम हो चुका होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी इस डायग्राम में जो मेरा टी है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट कर रहा है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं और इक्वेट करने पे जो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा या इनफैक्ट लिख लेते हैं ut over 1 इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, इंडिकेट करता है कि टाइम t विल बी इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा ओवर g। इन द सेम मैनर अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करता हूं टू गेट द वैल्यू ऑफ रेंज, तो मुझे रेंज की वैल्यू मिलेगी r अपॉन कॉस ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय
t is 2u sin of theta over g, और sin 90 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। cos थीटा को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं और यहाँ पे मुझे रेंज r की वैल्यू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा ओवर g, या फिर u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g मिलेगा, और यही मेरा रेंज होगा। क्या ये इंक्लाइन प्लेन पे एप्लीकेबल है? ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इंक्लाइन प्लेन के लिए भी सॉल्व करना चाहोगे तो आप इसी तरह से डायग्राम बना के, वेक्टर मेथड यूज करके डायग्राम बना के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आज के लिए टीपीओक्यू में आपका यहीं तक है, और फिर अगली बार हम इसी तरह का एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन और एक अच्छे सा कॉन्सेप्ट लेके आपको फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।